हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम टीडीएस वाले टॉपिक को ही कंटिन्यू करते हुए डिस्कस करेंगे कि सैलरी के ऊपर, इंटरेस्ट एंड सिक्योरिटीज के ऊपर और कैजुअल इनकम के ऊपर टीडीएस की किस तरीके से कैलकुलेशन करते हैं। तो आइए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं टीडीएस के टॉपिक को। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इसमें कि जो सैलरी है उसके ऊपर टीडीएस की डिडक्शन कैसे होती है। जो सैलरी के ऊपर जो टीडीएस की डिडक्शन होती है वो कवर करती है आपके इनकम टैक्स की सेक्शन 192। तो आइए इसके पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं। जो सेक्शन 192 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 डील्स विद द टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स ऑन सैलरी। क्लियर होगी बात आपको ये कि जो आपकी सेक्शन 192 है इनकम टैक्स की, वो सैलरी के ऊपर टीडीएस की डिडक्शंस को डिस्कस करती है। एम्प्लॉयर डिडक्ट टीडीएस द सैलरी पेबल टू द एम्प्लॉय, यानी कि एम्प्लॉयर टीडीएस डिडक्ट करता है। ठीक है ना, ध्यान देगा, एम्प्लॉयर डिडक्ट टीडीएस फ्रॉम सैलरी पेबल टू द एम्प्लॉय, यानी कि एम्प्लॉय को जो भी सैलरी पेमेंट की जाती है उसके ऊपर एम्प्लॉयर जो है टीडीएस डिडक्ट करेगा। सैलरी रिसीव्ड बाय एम्प्लॉय टैक्सेबल इनकम अंडर सैलरी, जो भी एक एम्प्लॉय को सैलरी मिलती है सैलरी हेड्स में टैक्सेबल होती है, और जो उसका एम्प्लॉयर होता है विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर डिडक्टिंग टीडीएस। एम्प्लॉयर जो है टीडीएस काटने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है ऑन एवरेज रेट ऑफ इनकम टैक्स, जो इनकम टैक्स की एवरेज रेट है उसके बेसिस के ऊपर, बेस्ड ऑन करंट स्लैब, जो करंट स्लैब चल रही है उसके बेसिस के ऊपर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की सैलरी में से टीडीएस डिडक्ट करता है। इसके बाद जितना भी टीडीएस, द टीडीएस डिडक्टेड अंडर सेक्शन 192, जितना भी टीडीएस डिडक्ट किया जाता है, जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को फॉर्म नंबर 16 देता है, उस फॉर्म नंबर 16 में वो मेंशन करेगा कि एम्प्लॉय की सैलरी में से जो है इतना हमने टीडीएस डिडक्ट किया है। अब हम डिस्कस करते हैं कि जो एम्प्लॉय की सैलरी में से कौन कौन टीडीएस काट सकता है, हु कैन डिडक्ट टीडीएस अंडर सेक्शन 192। जहां पर भी एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होगा, मींस कि जहां पर सैलरी का कॉन्सेप्ट आएगा, वहां पर एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय की सैलरी में से टैक्स डिडक्ट करेगा, टीडीएस काटेगा। वो चाहे कंपनी भी हो सकती है, इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, एचयूएफ भी हो सकता है, कोई ट्रस्ट भी हो सकता है, पार्टनरशिप फर्म हो या कोऑपरेटिव सोसाइटी हो। जहां पर एक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होगा वहां पर टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की सैलरी में से जो भी टीडीएस काटेगा, उस टीडीएस को गवर्नमेंट के अकाउंट में टाइम के अकॉर्डिंगली डिपॉजिट करवा दिया जाता है। अब हम देखते हैं कि टीडीएस कब काटा जाता है। व्हेन इज टीडीएस डिडक्टेड अंडर सेक्शन 192 के अकॉर्डिंगली टीडीएस कब काटा जाता है। इन केस यूर एस्टिमेटेड सैलरी मोर देन बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, यानी कि जब भी सैलरी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा होती है उस कंडीशन में जो है टीडीएस डिडक्ट किया जाता है। अदरवाइज अगर यदि सैलरी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम है तो ऐसी कंडीशन में टीडीएस नहीं डिडक्ट किया जाता। ठीक है ना, कि जब आपकी बेसिक लिमिट से ज्यादा सैलरी आएगी तब आपका टीडीएस कटेगा, अदरवाइज टीडीएस नहीं कटेगा। अंडर सेक्शन 192 टीडीएस डिडक्टेड एट द टाइम ऑफ एक्चुअल पेमेंट ऑफ द सैलरी, नॉट ड्यूरिंग द एक्रूवल सैलरी। मतलब जब आप सैलरी की पेमेंट करेंगे तभी टीडीएस का डिडक्शन होगा, एक्रूवल ऑफ द सैलरी की कंडीशन में टीडीएस डिडक्ट नहीं किया जाएगा। टैक्स विल ऑल्सो बी डिडक्टेड इफ योर एम्प्लॉयर पे सैलरी इन एडवांस, राइट। अगर दी सैलरी एडवांस में पेमेंट की जाती है या एरियर की पेमेंट की जाती है एम्प्लॉयर द्वारा एम्प्लॉय को, तो उन दोनों कंडीशन में भी जो है टीडीएस डिडक्ट होता है। इसमें जो 89(1) के प्रोविजन जो एप्लीकेबल होते हैं वो एक डिफरेंट कंडीशंस है, लेकिन जो सैलरी एडवांस पेमेंट की जाती है, एरियर पेमेंट किया जाता है, उसके ऊपर भी जो है टीडीएस डिडक्ट किया जाता है अगर यदि वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा हो। अभी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट क्या है ये आपको पता है। वैसे तो एक रेजिडेंट इंडियन है जिसकी एज 60 ईयर से कम है तो 2,50,000 रुपीज, सीनियर सिटीजन की कंडीशन में ये 3 लाख है और सुपर सीनियर की कंडीशन में ये 5 लाख रुपीज है।
इससे ज्यादा है तो टीडीएस का डिडक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जो सेक्शन 192 है वो आपके सैलरी हेड से रिगार्डिंग टीडीएस के रेट्स को स्पेसिफाई नहीं करती है, लेकिन जो टीडीएस डिडक्ट किया जाता है सैलरीज में वो आपके टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंगली डिडक्ट किया जाता है। जो भी आपका रेलिवेंट फाइनेंशियल ईयर में जो भी आपका टैक्स स्लैब होता है उसके अकॉर्डिंगली सैलरी के ऊपर जो है वो टीडीएस काटा जाता है। तो ये देखते हैं किस तरीके से क्या सिस्टम होता है सैलरी पे टीडीएस डिडक्ट करने का। At first, the salary of employee is calculated after taking into consideration all the deductions applicable and tax calculated according to tax rate applicable to you। मतलब पहले तो आप क्या करेंगे, सैलरी ले लेंगे, उसमें अगर यदि एम्प्लॉइज डिस्क्लोज करता है एनी अदर इनकम फ्रॉम अदर हेड्स तो उसको ऐड कर दिया जाता है उसके अंदर। इसके बाद जो डिडक्शंस होती हैं 80C से लेकर 80U तक की जो एप्लीकेबल होती हैं एम्प्लॉइज के लिए, तो वो डिडक्शन जो है वो डिडक्ट हो जाती हैं। उसके बाद जो है टैक्स जो है वो कैलकुलेट किया जाता है। द टैक्स कैलकुलेशन इज यूजुअली डन बाय एम्प्लॉयर एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, यानी कि जब आपका साल स्टार्ट होता है उसी टाइम जो है एम्प्लॉयर टैक्स की कैलकुलेशन कर लेता है। द टीडीएस इज डिडक्टेड बाय डिवाइडिंग estimated tax liability of the employee for the financial year by the number of month of his employment, यानी कि टोटल टैक्स जो है साल के स्टार्टिंग में कैलकुलेट करके, जैसे उसने 12 महीने उसमें उसके पास जॉब करना है तो 12 से डिवाइड करके जो है टैक्स की कैलकुलेशन कर ली जाती है, टीडीएस की कैलकुलेशन कर ली जाती है। अगर यदि एम्प्लॉई का पैन नंबर नहीं है तो ऐसी कंडीशन में जो टीडीएस जो है वो 20% से जो है डिडक्ट होता है। इसके बाद कोई भी एक्सेस अमाउंट होती है या डेफिसिट अमाउंट होती है ड्यूरिंग द ईयर, डिडक्शन जितना आपने पहले एस्टिमेट किया है उससे ज्यादा टैक्स बनता है या कम बनता है, तो जो आपके मंथ स्पेंडिंग होते हैं उसके अकॉर्डिंगली जो है उसको एडजस्ट कर दिया जाता है टैक्स की अमाउंट को। अगर यदि किसी एम्प्लॉय ने कोई एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स कर दिया है, मान लीजिए चालान से कोई टैक्स वगैरह की पेमेंट कर दी गई है, तो वो भी टीडीएस में जो है वो एडजस्ट हो जाती है। ये सारी सिंपल सी कैलकुलेशन है, कोई ज्यादा टफ नहीं है। यानी कहने का क्या मतलब है कि साल के स्टार्टिंग में एक एम्प्लॉय की कितनी सैलरी बनती है उसके ऊपर हम टैक्स की कैलकुलेशंस कर लेते हैं, उसको 12 से डिवाइड कर देंगे। उसके बाद ड्यूरिंग द ईयर उसमें कुछ अमाउंट उसको अगर यदि मिलती है या उसने कोई टैक्स पेमेंट कर दिया है तो अकॉर्डिंगली एडजस्ट हो जाती है। तो देखिए हम किस तरीके से कैलकुलेशंस करते हैं, क्वेश्चन से आपको क्लियर हो जाएगा। एक मिस्टर ए हैं, उनकी सैलरी 1,15,000 पर मंथ है, ठीक है ना, और द फाइनेंशियल ईयर 2018-19 हमने टैक्स की कैलकुलेशन करनी है अंडर सेक्शन 192 के अकॉर्डिंगली कितना टैक्स उसका बनता है। तो टोटल सैलरी उसकी 12 मंथ की बनती है 13,80,000। हमने इसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस कर दिया, ओके, तो ये सैलरी बन गई आपकी 13,40,000 रुपीज। इसके बाद मान लीजिए उसकी सेविंग्स हैं 80C से लेकर 80U तक में 1,40,000, कम ज्यादा भी हो जाएंगी कोई बात नहीं इसमें। तो जो उसकी टैक्सेबल इनकम बन जाएगी वो उसके 12 लाख बन जाएगी। 12 लाख के अकॉर्डिंगली हम टैक्स की कैलकुलेशन करेंगे। 250 पे नील, 250 पे 5%, 12,500, नेक्स्ट 5 लाख के ऊपर 20% 1 लाख, और रिमेनिंग जो 2 लाख बचेंगे उस पर 30% 60,000। तो ये जो टैक्स बनेगा उसका 1,72,500 रुपये बनेगा। ये जो टैक्स है इसमें स्पेसिफिक होने की जरूरत नहीं है, टाइम टू टाइम जो है हर फाइनेंशियल ईयर में न्यू टैक्स स्लैब्स के अकॉर्डिंगली चेंज होता रहता है, लेकिन जो प्रोसीजर है वो आपका सेम रहता है। ये अमाउंट आपकी चेंज हो जाएगी क्योंकि अगर यदि मान लीजिए टैक्स स्लैब किसी भी ईयर में चेंज होंगे तो ये वाली सारी चीजें जो है ये अमाउंट जो है वो चेंज हो जाएगी। इसके बाद 4% हमने इसमें सेस जोड़ दिया, ठीक है। जो टोटल टैक्स बनता है 1,79,400 रुपी। अगर यदि हम इसका परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 15% या 14.95% जो है पर मंथ जो है टीडीएस बनता है। तब उसको सैलरी 1,15,000 बनती है, 14.95 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 192 या 17,000 या 17,500 रुपये अप्रोक्सीमेटली जो है ये टीडीएस की पर मंथ की अमाउंट बनती है। तो पर मंथ इतना टीडीएस काटा जाएगा, उसके अकॉर्डिंगली फिर वो एडजस्ट हो जाता है। अगर उसका टैक्स जो है ड्यूरिंग द ईयर कम ज्यादा होता है
तो उसके अकॉर्डिंगली ये टीडीएस की अमाउंट जो है वो एडजस्ट हो जाती है। तो इस तरीके से हम जो है सैलरी के ऊपर टीडीएस की डिडक्शन करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा टीडीएस ऑन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज के ऊपर हम टीडीएस कैसे डिडक्ट करते हैं, तो ये आता है आपका सेक्शन 193। सेक्शन 193 आपके इसको कवर करती हैं। एनी पर्सन हु इज पेइंग इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी टू द रेजिडेंट इट रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस। समझ में आ गया ना। ये हमने किया है कि रेजिडेंट को जो पेमेंट किया जाता है वो आपका सेक्शन 193 में कवर होता है। इसका मतलब एनआरआई को जो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज के ऊपर जो टीडीएस कटता है वो सेक्शन 193 कवर नहीं करती है। Thus the provision of section 193 do not apply payment interest on security to the non-resident, right? यानी कि रेजिडेंट को जो इंटरेस्ट पेमेंट किया जाता है वो सेक्शन 193 के अकॉर्डिंगली जो है उसमें हम कैलकुलेशन करते हैं। अब टीडीएस का रेट्स क्या है, जो डिडक्टर है उसको टीडीएस 10% जो है वो इसमें टीडीएस डिडक्ट करता है। अगर यदि पैन नंबर मेंशन नहीं है, जो भी पर्सन उसका अगर यदि पैन नंबर मेंशन नहीं है, तो जो टीडीएस है मैक्सिमम मार्जिनल रेट के अकॉर्डिंगली जो है टीडीएस कटता है। तो मैक्सिमम मार्जिनल रेट कितना है आपका 30%, ठीक है ना। 30% के अकॉर्डिंगली जो है वो इस पे टीडीएस कटता है अगर यदि पैन नंबर्स में मेंशन नहीं है तो। अब आता है टाइम ऑफ डिडक्शन ऑफ टीडीएस। टीडीएस कब डिडक्ट किया जाता है? द डिडक्टर रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग। इन दोनों में से जो सबसे पहले आएगा उस टाइम जो है टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ इनकम टू द अकाउंट ऑफ पे, यानी कि पे के अकाउंट में अमाउंट क्रेडिट करने के टाइम पे, और एट द टाइम ऑफ पेमेंट इन कैश, चेक और ड्राफ्ट और इन एनी अदर मोड, या आपने उसको कैश चेक या ड्राफ्ट में पेमेंट किया है। इन दोनों में जो भी टाइम अर्लियर आएगा उस टाइम जो है टीडीएस की डिडक्शन की जाएगी। टाइम लिमिट फॉर डिपॉजिट ऑफ टीडीएस ऑफ इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। अब इसमें कितने टाइम में डिपॉजिट हो जाना चाहिए, ये वाली पॉइंट हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। विद इन 7 डेज, यानी कि जिस भी मंथ में टीडीएस काटा जाएगा उससे नेक्स्ट के जो 7th डेज में, यानी कि नेक्स्ट के जो 7th डे में आपका जो टीडीएस जमा हो जाएगा। मतलब जिस भी मंथ में टैक्स काटा जाएगा उससे नेक्स्ट मंथ के 7th जो डे है, मतलब मान लीजिए 20th मार्च को टीडीएस कटा है तो 20th फेब करते हैं, 20th फेब को टीडीएस कटा है तो 7 मार्च को ये सबमिट हो जाना चाहिए। इसके अलावा जो मार्च में टीडीएस जो डिडक्ट हुआ है वो अप्रैल के अंदर जो है वो डिपॉजिट हो जाएगा। इसके बाद आता है टीडीएस ऑन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज में हम देखते हैं कि टीडीएस सर्टिफिकेट इशूइंग डेट, यानी कि जितना भी टीडीएस डिडक्ट किया जाता है तो उसके रिगार्डिंग एक सर्टिफिकेट इशू किया जाता है जो कि फॉर्म नंबर 16A होता है। तो जिस भी ब्लॉक में, जिस भी क्वार्टर में जो टीडीएस काटा जाता है उस क्वार्टर के अकॉर्डिंगली अप्रैल टू जून का 15 अगस्त को, जुलाई टू सितंबर का 15 नवंबर को, और अक्टूबर से दिसंबर 15 फेब को, और जनवरी टू मार्च 15 जून को जो है ये फॉर्म नंबर 16A जो है वो इशू कर दिया जाता है, जिसका भी जो है टीडीएस डिडक्ट किया जाता है। इसके बाद जितना भी टीडीएस काटा जाता है वो क्वार्टरली उसके रिटर्न फाइलिंग की जाती है इन फॉर्म 26Q में। तो अप्रैल से जून वाली 31 जुलाई तक, जुलाई से सितंबर वाली 31 अक्टूबर तक, अक्टूबर से दिसंबर की 31 जनवरी, और जनवरी टू मार्च 31 मई तक जो है ये आपका फॉर्म नंबर 26Q जो है वो फिल किया जाता है। इसके बाद ये लिस्ट ऑफ सिक्योरिटीज है जिसके ऊपर टीडीएस नहीं डिडक्ट किया जाता। मतलब ये जितने हमने यहाँ पे सिक्योरिटीज मेंशन की है इनके ऊपर जो है टीडीएस की डिडक्शन नहीं होती। देख लीजिए इसमें इंटरेस्ट ऑन 7 ईयर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेवलपमेंट बॉन्ड्स, इंटरेस्ट ऑन 4.2% नेशनल डिफेंस लोन। तो इस तरीके से ये सिक्योरिटीज हैं, इनके ऊपर जो है टीडीएस की डिडक्शन नहीं होती। नेक्स्ट जो टीडीएस का पॉइंट आता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टीडीएस ऑन अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज।
इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज के अलावा जो टीडीएस जो भी डिडक्ट होता है वो आपका सेक्शन 194A के अकॉर्डिंगली डिडक्ट होता है। तो ये जो आते हैं इंटरेस्ट, जैसे इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट्स, इंटरेस्ट ऑन लोन एंड एडवांसेस अदर देन बैंक्स के अलावा, बैंक्स के अलावा भी अगर यदि कोई इंटरेस्ट है तो उनके ऊपर अगर यदि टीडीएस होता है तो सेक्शन 194A के जो आपकी सेक्शंस है वो एप्लीकेबल होती है। तो सबसे पहले देखिए क्या अमाउंट होती है। अगर यदि अमाउंट आपकी 10,000 रुपए तक है, ये अमाउंट बढ़ के फाइनेंशियल ईयर में 1920 में ये आपकी 40,000 हो जाती है। अगर यदि जो इंटरेस्ट की अमाउंट है वो 10,000 रुपीज तक है और जो इंटरेस्ट पेमेंट किया जाता है ये बैंकिंग कंपनी द्वारा, कोऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा या पोस्ट ऑफिस द्वारा पेमेंट किया जा रहा है, इसके रिगार्डिंग डिपॉजिट विद बैंक्स, पोस्ट ऑफिस, एफडी स्कीम्स है, रिकरिंग डिपॉजिट्स है, तो इसमें जो है टीडीएस आपका डिडक्ट किया जाता है। इसके अलावा अगर यदि और कोई कंडीशंस है तो ऐसी कंडीशन में अगर यदि 5,000 रुपए से ज्यादा का इंटरेस्ट है तो वहां पर आपका टीडीएस काटा जाएगा। समझ में आ गया ना कि बैंक के डिपॉजिट्स वगैरह है तो वहां पर 10,000 और अदर डिपॉजिट्स हैं तो उसमें 5,000। जैसे फॉर्म्स वगैरह में आपने लोन वगैरह दे रखा है तो ऐसी कंडीशन में अगर यदि इंटरेस्ट 5,000 रुपए से ज्यादा है तो टीडीएस डिडक्ट होगा। अगर यदि बैंक में डिपॉजिट्स 10,000 रुपीज से ज्यादा है तो टीडीएस डिडक्ट होगा। अभी रेट्स क्या रहेगी, अगर यदि पैन कार्ड आपका फर्निश्ड है, मतलब उसको अगर आपने पैन कार्ड दे रखा है तो 10% होएगा। अगर यदि पैन कार्ड नहीं है तो टीडीएस का रेट जो है वो 20% रहेगा। जो टीडीएस कटेगा वो बेसिक रेट्स के ऊपर डिडक्ट होगा, उसमें कोई सरचार्ज, एजुकेशन सेस आपका जो है उसमें ऐड नहीं होगा। वही टाइम लिमिट फॉर डिपॉजिटिंग टीडीएस नेक्स्ट मंथ के जो है 7th डेट तक जो है आप इसको मेंशन डिपॉजिट कर देंगे। अगर यदि मार्च का टीडीएस है तो वो आपका 30 अप्रैल तक जो है आप डिपॉजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टीडीएस का हमारा पॉइंट आता है, लॉटरी, कार्ड गेम्स है, पजल्स हैं, ये आपकी सेक्शन 194B कवर करती है। तो अगर यदि कोई भी पर्सन उसको इनकम रिसीव्ड होती है लॉटरी से, ऑनलाइन टीवी गेम से, ऑनलाइन शोज से, बैटिंग से, कार्ड गेम से, तो वो आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होती है, जिसके ऊपर जो टीडीएस की रेट्स होती है वो मैक्सिमम स्लैब रेट जो है आपकी 30% जो है वो रहती है। उसके ऊपर 4% जो सेस अगर यदि हम जोड़ते हैं तो 31.2% जो है उसके ऊपर टीडीएस का डिडक्शन होता है। कहाँ पर, लॉटरी, गेम शो, क्रॉसवर्ड्स, गैम्बलिंग, हॉर्स रेस वगैरह में। तो इसमें जरूरी नहीं होता है कि ये आपको कैश में ही मिले। अगर इन काइंड अगर यदि मिलता है तो हम उसकी मार्केट वैल्यूएशन कर लेते हैं। जैसे कोई गाड़ी वगैरह गिफ्ट में मिल गई या कोई रेफ्रिजरेटर या एनीथिंग कुछ भी गिफ्ट में मिलता है तो उसकी मार्केट वैल्यूएशन कैलकुलेट करते हैं और उसके ऊपर जो है टीडीएस डिडक्ट किया जाता है। या तो जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है गिफ्ट का वो पेमेंट करेगा या जो एसएससी है वो पेमेंट करेगा। कोई भी पेमेंट करे टीडीएस की जो है वो पेमेंट की जाती है 31.2% की रेट से। जब आप इसके ऊपर विनिंग लॉटरी, गेम्स वगैरह के ऊपर टीडीएस की कैलकुलेशंस करते हैं तो वहां पर 80C से लेकर 80U तक की कोई भी डिडक्शन आप लेस नहीं करते और कोई जो बेनिफिट है वो स्लैब का नहीं दिया जाता। जो भी इनकम टैक्स स्लैब का बेनिफिट है 2,50,000 वाला, वो कोई बेनिफिट नहीं मिलता। एक फ्लैट रेट से 31.2% से जो है टीडीएस डिडक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर यदि किसी व्यक्ति को 2 लाख रुपए लॉटरी के रिसीव हुए हैं और उसकी अदर इनकम 5 लाख रुपीज है तो आप क्या करेंगे, 2 लाख रुपीज के ऊपर 31.2% से टैक्स की कैलकुलेशंस करेंगे और जो 5 लाख की इनकम के ऊपर है तो वो इनकम जो है आप स्लैब्स के अकॉर्डिंगली टैक्स उसके ऊपर कैलकुलेशन करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही था। आपको वीडियो कैसी लगी आप प्लीज़ आप अपने कमेंट जरूर करिए और चैनल को लाइक करिए, वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।